हर महीने ना जैसे ही सैलरी आती है हम सब यही सोचते हैं, बस इस बार तो पक्का इन्वेस्ट करूंगी, थोड़ा सेव भी कर लूंगी, इस बार थोड़े पैसे बचाऊंगी। फिर 1 तारीख को सैलरी अकाउंट में आती है और पूछो मत, 10 तारीख आते आते दिमाग में बस एक ही सवाल घूम रहा होता है, आखिर सारा पैसा गया कहाँ। हमें ना अक्सर लगता है कि पैसे बचाने का मतलब है खुद को हर छोटी खुशी से रोक लेना या फिर बहुत ज्यादा कंजूस हो जाना, है ना। लेकिन अब जरा जापान चलते हैं। वहाँ भी लोग फिक्स्ड सैलरी ही कमाते हैं, अपने बिल्स पे करते हैं, शॉपिंग करते हैं, पूरी फैमिली चलाते हैं। फिर भी महीने के आखिर में कोई कंफ्यूजन नहीं होती, बस एक शांति होती है। उनका सीक्रेट कोई कॉम्प्लिकेटेड स्टॉक टिप या कोई एक्स्ट्रा इनकम बिल्कुल नहीं है, बल्कि कुछ ऐसे सिंपल साइकोलॉजिकल रूल्स हैं जो शॉपिंग से लेकर बिल पेमेंट तक पैसे को देखने का हमारा पूरा तरीका ही बदल देते हैं। और पता है इन हैबिट्स की सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है, ये सिर्फ सेविंग के बारे में नहीं है, ये हमारी एवरीडे लाइफ में बेटर फाइनेंशियल डिसीजंस लेना थोड़ा और आसान बना देती हैं। तो चलिए जापान की इन 6 माइंडफुल मनी हैबिट्स को समझते हैं और देखते हैं कि इनमें से हम अपनी लाइफ में एक्चुअली क्या यूज कर सकते हैं। और एक इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट करते हैं, हर हैबिट के साथ ना एक छोटा नंबर नोट करते जाएंगे। अभी शायद आपको ये नंबर्स बहुत छोटे लगेंगे, लेकिन एंड में इनका मीनिंग काफी बड़ा निकल कर आएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं फाउंडेशन की। सुबह का टाइम है, जापान के एक क्वाइट से घर में ब्रेकफास्ट के बाद डाइनिंग टेबल पर एक नोटबुक खुली है। कोई कॉम्प्लिकेटेड एक्सेल शीट नहीं, बस घर के पैसे का एक सिंपल सा हिसाब कि कितना पैसा आएगा, कितना सेव करना है और इस महीने कितने में घर चलाना है। जापान में इस हाउस होल्ड फाइनेंशियल लेजर को काकेबो कहा गया है। अब जरा अपना घर देखिए, सैलरी आई, रेंट गया, बिल्स गए, ग्रोसरीज आई, फिर एक फूड डिलीवरी हो गई, 2 कैब राइड्स ले ली, थोड़ी वीकेंड शॉपिंग और वो 1500-200 रुपए के यूपीआई पेमेंट्स जिनके बारे में हम सोचते हैं अरे इतना तो चलता है, ये तो कुछ भी नहीं है। मान लीजिए ऐसे 200 रुपए के सिर्फ 10 इम्पल्स पेमेंट्स महीने में हो रहे हैं, तो 2000 रुपए तो बिना रियलाइज किए ही निकल गए ना। और फिर मंथ एंड में वही सवाल, आखिर पैसा गया कहाँ। देखो, काकेबो का सिंपल सा आइडिया ये है, जो बचेगा वो सेव नहीं करना है, पहले सेविंग डिसाइड करनी है, फिर उसके अकॉर्डिंग मंथ प्लान करना है। इसमें हर महीने बेसिकली 4 सवाल होते हैं, कितना पैसा आएगा, कितना बचाना है, कितना खर्च कर सकते हैं और मंथ के एंड में क्या बेटर करना है। सवाल सिर्फ 4 हैं, लेकिन पैसे को देखने का पूरा तरीका बदल जाता है इससे। मान लीजिए आपकी सैलरी 60,000 रुपीज है, सैलरी आते ही 15,000 रुपए सेविंग के लिए साइड में रख दिए, फिक्स्ड एक्सपेंसेस अलग कर दिए और जो बचा बस वही आपके एक्चुअल स्पेंडिंग मनी है। फिर मंथ के एंड में एक बार आराम से बैठकर पीछे देखो कि कहाँ बजट क्रॉस हुआ, कहाँ अननेसेसरी स्पेंडिंग हुई और नेक्स्ट मंथ हम क्या बेटर कर सकते हैं। और इसे स्टार्ट करने के लिए आपको किसी फैंसी ऐप की जरूरत नहीं है। अगर काकेबो को थोड़ा और सिंपल बनाना चाहते हैं तो एक 2 कॉलम रियलिटी चेक ट्राई करके देखिए। एक पेपर पर 2 कॉलम्स बनाइए, एक जरूरत और दूसरा इम्पल्स। आज से जो भी खर्चा करें वहाँ एक लाइन लिखें और खुद डिसाइड करें कि वो किस कॉलम में जाना चाहिए। हफ्ते के एंड में आराम से सिर्फ वो इम्पल्स कॉलम देखिए, हो सकता है कि वही नंबर आपको सबसे ज्यादा सरप्राइज कर दे। अब मान लीजिए काकेबो से आपको पता चला कि इनमें से आधा खर्चा एक्चुअली अवॉइडेबल था, यानी जिससे हम रोक सकते थे। मतलब हर महीने 1000 रुपए का एक छोटा सा लीक रुक सकता है। सुनने में 1000 रुपए छोटा लग सकता है, लेकिन साल में वही जुड़कर 12,000 रुपए हो जाता है। पहले पैसा प्लान करो, फिर स्पेंड करो, फिर आराम से रिव्यू करो। लेकिन एक प्रॉब्लम अभी भी बाकी है, आपको पता है कि कितना पैसा बचाना है। फिर भी ना, जब अकाउंट में बड़ा बैलेंस दिखता है तो दिमाग बस एक ही चीज सोचता है, अरे मेरे पास इतना पैसा है। और जापान में इस डिफरेंस को हैंडल करने का बड़ा एक इंटरेस्टिंग सिस्टम रहा है। सोचिए, जापान के एक घर में सैलरी डे है, सैलरी आती है, लेकिन शॉपिंग लिस्ट या ऑनलाइन कार्ड खोलने से पहले घर का पैसा पहले डिवाइड किया जाता है। रेंट, बिल्स, फूड, सेविंग्स, सबका हिस्सा बिल्कुल अलग। और पर्सनल खर्च के लिए जो अमाउंट बचता है ना, वो फैमिली मेंबर्स के लिए ओकोजुकाई होता है, यानी एक फिक्स्ड अलाउंस। ये जापान की ट्रेडिशनल हाउस होल्ड मनी सिस्टम का एक बहुत ही प्यारा हिस्सा रहा है। अब आप अपना सैलरी डे याद कीजिए, अकाउंट में 80,000 रुपए दिखते हैं, लेकिन उसमें आपका रेंट भी है, ईएमआई भी, ग्रोसरीज भी है और सेविंग्स भी। फिर भी उसी बैलेंस को देखकर हम शॉपिंग, फूड ऑर्डर्स और वीकेंड प्लान्स डिसाइड कर लेते हैं। ओकोजुकाई का लेसन बहुत सिंपल है, अपनी सैलरी और स्पेंडिंग मनी को एक मत समझो। इसके लिए आप एक सिंपल सा सैलरी स्प्लिट रूल बना लीजिए। सैलरी आते ही हाउस होल्ड एक्सपेंसेस, सेविंग्स और पर्सनल स्पेंडिंग को अलग अलग कर दीजिए। अब उस पर्सनल अमाउंट से आप कॉफी पीजिए, शॉपिंग कीजिए, डिनर कीजिए, वो भी बिल्कुल विदाउट गिल्ट।
आप इस सिस्टम को अपने हिसाब से फॉलो कर सकते हैं। अगर पर्सनल स्पेंडिंग अमाउंट खत्म हो गया तो उस कैटेगरी में अगले मंथ तक एक पॉज लगा दीजिए। मान लीजिए आपकी पर्सनल स्पेंडिंग लिमिट 8,000 रुपए है और पहले आप अनजाने में 11,000 रुपए स्पेंड कर देते थे। इसका मतलब 3,000 रुपए का डिफरेंस जो पहले बिना रियलाइज किए स्पेंड हो रहा था, अब वो बच रहा है। क्योंकि लिमिट पहले से डिसाइड हो चुकी है तो हर परचेज के टाइम आपको अपनी विल पावर की उतनी जरूरत नहीं पड़ती। ककेबू ने हमें सिखाया पैसा प्लान करना और ओकोजुकाई सिखाता है कि प्लान्ड पैसा और पर्सनल पैसा इन दोनों को हमेशा अलग रखना चाहिए। अब पैसा डिवाइड तो हो गया, लेकिन जो पैसा हमारी चीजों में जा रहा है, क्या उसकी पूरी वैल्यू हमें मिल भी रही है? चलिए जापान का इसके पीछे एक बहुत ही ब्यूटीफुल आइडिया समझते हैं, मुत्तेनाई। जापान में ना किसी चीज का पुराना होना उसके बेकार होने का सिग्नल नहीं होता। एक शर्ट का बटन टूट गया, उसे रिपेयर कर लेंगे। जूते पुराने हो गए, पहले देखते हैं और चल सकते हैं या नहीं। किसी अप्लायंस में छोटी सी प्रॉब्लम आ गई तो उसे नया लेने से पहले रिपेयर करेंगे। अब कभी कभी क्या होता है, फ्रिज में कल का खाना पड़ा है और रात को नया ऑर्डर हो गया, अगले दिन वही खाना सीधा डस्टबिन में जाता है। इसी वेस्ट माइंडसेट को रोकने के लिए जापान में एक ब्यूटीफुल वर्ड है, मोटा नाई। सिंपल वर्ड्स में कहूँ तो जो चीज यूजफुल है उसे बिना पूरा यूज किए वेस्ट मत करो। यानी जो रिसोर्स आपके पास ऑलरेडी है उसकी पूरी वैल्यू निकालना सीखो। अब थोड़ा कैमरा अपने घर की तरफ लाइए। फोन परफेक्टली काम कर रहा है, फिर भी नया मॉडल आते ही अपग्रेड करने का मन होने लगता है। गाड़ी बिल्कुल ठीक चल रही है, लेकिन नया मॉडल लॉन्च हुआ तो पुरानी अचानक से बोरिंग लगने लगती है। मोटेनाई हमसे बस एक छोटा सा सवाल पूछता है, क्या मेरी पुरानी चीज सच में खत्म हो गई है या मुझे बस नहीं चाहिए? और कुछ भी रिप्लेस करने से पहले एक और सवाल, क्या इसे रिपेयर या रीयूज किया जा सकता है? इसका एक सिंपल सा रूल है, रिपेयर बिफोर रिप्लेस। मान लीजिए 4,000 रुपए की छोटी रिपेयर से अगर 20,000 रुपए का रिप्लेसमेंट अभी अवॉइड हो गया तो फिलहाल आपका 16,000 रुपए का आउटफ्लो तो रुक गया ना। क्योंकि जो पैसा आप किसी चीज पर ऑलरेडी खर्च कर चुके हैं उसकी पूरी वैल्यू वसूल करना भी तो स्मार्ट मनी मैनेजमेंट ही है। मोटेनाई का मतलब कंजूसी बिल्कुल नहीं है। इसका मतलब है रिप्लेस करने से पहले पूरा यूज करना और फेंकने से पहले रिपेयर करना। लेकिन पैसा बचाने का ना एक और बहुत इंपॉर्टेंट मोमेंट होता है, जब रेगुलर सैलरी के अलावा हमारे पास एक्स्ट्रा पैसा आता है, जैसे कोई बोनस, इंसेंटिव या अप्रेजल। उस वक्त हम आखिर क्या करते हैं? सोचिए, सैलरी के अलावा एक एक्स्ट्रा 50,000 रुपए आपके अकाउंट में आ जाएं, तो आप क्या करेंगे? जापान में बहुत से एम्प्लॉइज को ट्रेडिशनली समर और विंटर के अराउंड बोनस मिलता है। एक रेगुलर सर्वे में जब वहां लोगों से पूछा गया कि वो अपने बोनस का क्या करेंगे, तो सेविंग बार बार उनका टॉप आंसर रहा। अब अपनी लाइफ देखते हैं, दिवाली बोनस आया, अप्रेजल हुआ या कोई इंसेंटिव मिला, दिमाग में पहला थॉट यही आता है, चलो कुछ स्पेशल करते हैं। नया फोन, थोड़ी शॉपिंग, एक छोटी सी ट्रिप, और कुछ महीने बाद वो एक्स्ट्रा पैसा भी पता नहीं कहाँ गायब हो जाता है। जापान से यहाँ एक बहुत सिंपल लेसन लिया जा सकता है, एक्स्ट्रा पैसा आने से पहले ही ना उसका काम डिसाइड कर दो। इसके लिए एक प्यारा सा रूल रखिए, गिव योर बोनस अ जॉब। मान लीजिए 50,000 रुपए का बोनस मिलने वाला है, तो पहले ही डिसाइड कर लीजिए कि 30,000 रुपए सेविंग्स या इन्वेस्टमेंट में जाएंगे, 10,000 रुपए किसी प्लान्ड एक्सपेंस के लिए और बाकी बचे 10,000 रुपए खुद पर खुशी से स्पेंड करूंगी। इसका मतलब 50,000 रुपए एक्स्ट्रा तो आया, लेकिन पूरा 50,000 रुपए लाइफस्टाइल में डिसअपीयर नहीं हुआ। 30,000 रुपए ऑलरेडी आपके फ्यूचर के लिए प्रोटेक्टेड हैं। क्योंकि पैसा आने के बाद अगर आप डिसीजन लोगे तो आपका मूड डिसाइड करेगा, पर पैसा आने से पहले डिसाइड करोगे तो आपका सिस्टम डिसाइड करेगा। जो पैसा आने से पहले ही एलोकेट हो चुका है वो कभी एक्स्ट्रा लगता ही नहीं। अब सोचिए कि बोनस का पैसा सेव भी कर लिया हमने, लेकिन पैसा सिर्फ शॉपिंग की वजह से नहीं निकलता। कभी कभी हम खर्च इसलिए करते हैं क्योंकि आसपास के लोग भी कर रहे होते हैं, और यहाँ पैसा सिर्फ पैसा नहीं रहता, वो एक सोशल प्रेशर बन जाता है। एक सवाल पूछूं आपसे, पिछली बार जब आपने किसी शादी में गिफ्ट दिया था या किसी फंक्शन में कंट्रीब्यूट किया था, वो पैसा सच में आपकी अपनी खुशी के लिए गया था या किसी सोशल एक्सपेक्टेशन को मैच करने के लिए? जापान में वेडिंग गिफ्ट्स का एक बड़ा इंटरेस्टिंग कल्चरल सिस्टम है। क्लोज फ्रेंड, कॉलीग या रिलेटिव, उनके रिलेशनशिप के हिसाब से कस्टमरी गिफ्ट अमाउंट्स का एक रेफरेंस ऑलरेडी सेट होता है। मतलब उन्हें हर बार जीरो से डिसाइड नहीं करना पड़ता कि कितना देना चाहिए। अब हम अपनी शादियों का सीन देखें, किसी ने 2100 दिया तो हमें कितना देना चाहिए, किसी ने 5100 दिया तो बजट फिर एडजस्ट हो जाता है। और कभी कभी हम गिफ्ट अपनी कैपेसिटी से नहीं, दूसरों के स्टैंडर्ड को देखकर डिसाइड करने लगते हैं। इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए एक पर्सनल गिफ्टिंग स्लैब बनाया जा सकता है। क्लोज फैमिली, फ्रेंड्स और कॉलीग्स के लिए पहले से ही एक पर्सनल गिफ्टिंग रेंज डिसाइड की जा सकती है।
मान लेते हैं कि नॉर्मली कंपैरिजन में 5100 रुपए तक खर्च हो जाते हैं, लेकिन हमारी तय की गई पर्सनल रेंज 3100 से 4100 के बीच की है। तो ऐसे एक ओकेजन पर आसानी से 1 या 2000 रुपए का डिफरेंस आ सकता है। फिर सिचुएशन के हिसाब से ना आप उसी रेंज में रहिए, चाहे सामने वाले ने कितना भी दिया हो, क्योंकि रेंज पहले से डिसाइड है तो डिसीजन पूरी तरह से आपका अपना है। अगर हर बार दूसरों को देखकर अमाउंट बढ़ाया तो वो डिसीजन कहाँ रहा, वो तो कंपैरिजन बन गया ना। और ये बात सिर्फ शादी की गिफ्ट्स तक लिमिटेड नहीं है। बर्थडे हो, बेबी शावर हो, हाउस वार्मिंग हो या ऑफिस कंट्रीब्यूशन, सोशल प्रेशर इन छोटे छोटे एक्सपेंसेस को सरप्राइजिंगली बहुत बड़ा बना सकता है। इसलिए अगली बार ऐसे पैसे देने से पहले खुद से एक प्यार से सवाल पूछिए, क्या मैं ये अपनी खुशी से कर रही हूँ या सिर्फ इसलिए क्योंकि बाकी सब कर रहे हैं। क्योंकि देखिए, हर सोशल एक्सपेंस आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती। अपनी जेनरोसिटी, अपने बड़ेपन को अपने बजट के अंदर रखिए, किसी कंपैरिजन के अंदर नहीं। लेकिन सोशल प्रेशर ही एक अकेला रीजन नहीं है जिसके चलते अननेसेसरी चीजें हमारी लाइफ में एंटर करती हैं। कभी कभी रीजन सिर्फ इतना होता है कि ऑफर ही बहुत टेम्पटिंग था। जापान में एक बहुत ही मॉडर्न कॉन्सेप्ट है जिसे दनशरी कहते हैं। इसका सिंपल सा आइडिया है कि अननेसेसरी चीजों को अपनी लाइफ में जगह ही मत दो। और इसका सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट पता है क्या है? वो है रिफ्यूज करना। मतलब चीज घर में आ जाने के बाद ये डिसाइड मत करो कि इसे रखना है या नहीं, बल्कि पहले ही डिसाइड करो कि इसे अंदर आने देना भी है या नहीं। अब आप अपनी लाइफ देखिए, 70% ऑफ सिर्फ आज के लिए। जरूरत बिल्कुल नहीं थी, फिर भी कार्ट में ऐड कर लिया। किसी फंक्शन में कोई फ्री गिफ्ट मिला, घर लाकर ड्रॉअर में रख दिया। रात को क्विक कॉमर्स ऐप खोला, सोचा 10 मिनट में आ जाएगा और ऑर्डर प्लेस कर दिया। वो चीज हमारे पास इसलिए नहीं आई क्योंकि हमें उसकी सच में जरूरत थी, बस लेना बहुत आसान था इसलिए आ गई। इस आदत को बदलने के लिए 2 स्टेप्स हैं। स्टेप 1 है एंट्री टेस्ट। कोई भी नॉन एसेंशियल चीज अपने कार्ट में डालने से पहले खुद से पूछिए, अगर इस पर डिस्काउंट नहीं होता या ये फ्री नहीं होती तो क्या मैं इसे फिर भी लेती? अगर जवाब नहीं है तो शायद आपको वो चीज नहीं बल्कि वो ऑफर पसंद आया है। और मान लीजिए कार्ट में 2999 रुपीज की कोई चीज थी जो आपने नहीं ली, तो 2999 रुपीज सेव नहीं हुए, 2999 रुपीज एक्चुअली स्पेंड ही नहीं हुए। और अगर जवाब हाँ है तो भी तुरंत चेकआउट मत कीजिए। स्टेप 2 है द पॉज। इम्पल्स का प्रेशर ना उस मोमेंट में काफी स्ट्रांग होता है, इसीलिए डिसीजन को थोड़ा टाइम देना हमेशा हेल्पफुल होता है। ज्यादातर इम्पल्स परचेजेस की एक्सपायरी डेट सिर्फ कुछ घंटे ही होती है। अगले दिन फिर से खुद से पूछिए, क्या मुझे ये चीज अब भी चाहिए या कल मुझे बस इसे खरीदने का मन हो रहा था? अगर कल भी आंसर हाँ है तो बिल्कुल खरीदिए, बिना किसी गिल्ट के। लेकिन अगर वो डिजायर गायब हो गई तो शायद आपको उस चीज की जरूरत ही नहीं, सिर्फ उस मोमेंट का एक एक्साइटमेंट था। मान लीजिए ऐसे ही 3 परचेजेस महीने में कैंसिल हो गए, 500 रुपए, 700 रुपए और 800 रुपए। तो 2000 रुपए का स्पेंडिंग डिसीजन सिर्फ थोड़ा सा पॉज करने से रुक गया ना। क्योंकि सिर्फ डिस्काउंट से पैसा नहीं बचता अगर उस चीज की हमें जरूरत ही नहीं थी। दानशारी का मतलब ये बिल्कुल नहीं कि कुछ खरीदना ही नहीं, बस उस अननेसेसरी चीज को अपनी लाइफ में एंट्री मत दो। डिसीजन चेकआउट पर नहीं, कार्ट में ऐड करने से पहले ही शुरू हो जाना चाहिए। और पता है, जब आप ऐसी हैबिट्स डेवलप करते हो तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज होती है। शॉपिंग कम करने के लिए विल पावर की जरूरत ही कम पड़ने लगती है। और अब जरा सोचिए, अगर आपके केस में इनमें से सिर्फ कुछ छोटे लीक्स भी बंद हो गए तो डिफरेंस सिर्फ एक परचेज का नहीं होगा, वो हर मंथ आपके फेवर में रिपीट होगा। तो चलिए एक बार फिर याद कर लेते हैं। पहला, काकेबो, अपना पैसा देखो और प्लान करो। दूसरा, ओकोजुकाय, सैलरी को पूरी तरह स्पेंडिंग मनी मत समझो। तीसरा, मोताइनाय, जो है उसकी पहले पूरी वैल्यू लो। चौथा, बोनस जॉब्स, एक्स्ट्रा पैसा आने से पहले उसका काम डिसाइड कर दो। पांचवा, सोशल स्पेंडिंग, अपनी जेनरोसिटी को कंपैरिजन से दूर रखो। और छठा, दानशारी, अननेसेसरी चीज को घर में आने से पहले ही प्यार से रोक दो। अब देखिए, इन सारी हैबिट्स को एक ही साथ परफेक्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। इस हफ्ते बस एक हैबिट ट्राई करके देखिए, अगले मंथ कोई दूसरी ऐड कर लीजिए। धीरे धीरे अपने स्पेंडिंग पैटर्न्स को ऑब्जर्व कीजिए और जो काम नहीं कर रहा उसे ठीक कीजिए। याद है, शुरू में हमने छोटे नंबर्स नोट करने की बात की थी। आपको एक ही दिन में 50,000 रुपए सेव करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर सिर्फ 1,000 रुपए का लीक हर मंथ रुकता है ना, तो साल भर में वही जुड़कर 12,000 रुपए बन जाता है। छोटा डिसीजन जब बार बार रिपीट होता है तो उसका रिजल्ट छोटा नहीं रहता। और यही अप्रोच जापान में काइजन के नाम से जानी जाती है। यानी एक ही दिन में सब कुछ परफेक्ट नहीं करना, बस धीरे धीरे अपने सिस्टम को पहले से बेटर करते रहना।
क्योंकि फाइनेंशियल फ्रीडम कभी भी किसी एक बड़े डिसीजन से नहीं बनती, वो हर महीने लिए गए ऐसे ही छोटे, प्यारे और बेटर डिसीजन से बनती है। तो अब आप मुझे बताइए, इन 6 हैबिट्स में से आप सबसे पहले कौन सी हैबिट ट्राई करने वाले हैं? कमेंट्स में सिर्फ उसका नाम लिखकर बताइए। और अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी यूजफुल लगा हो तो इसे लाइक जरूर कीजिए और ऐसी ही प्रैक्टिकल माइंडफुल वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आपसे मिलती हूँ अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा।